गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था हैलोजन फैमिली यानी कि हैलोजन परिवार, जिसमें मैंने कल आपको क्लोरीन की निर्माण विधियाँ बताई थी। हमने 2 लैबोरेटरी प्रिपरेशन कंप्लीट करी थी डायग्राम के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीकेन प्रोसेस, जो कि क्लोरीन की औद्योगिक निर्माण विधियों में से एक है। ये विधि पुरानी है और अब उपयोग में इतनी ज़्यादा नहीं लाई जाती है, क्योंकि इससे प्राप्त जो क्लोरीन होती है वो अशुद्ध होती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो अब इस मेथड को यूज़ में ज़्यादा नहीं लाते हैं, बट स्टिल ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है डीकेन विधि में। ये मैंने इस प्रोसेस की जनरल रिएक्शन लिख दी है, जिसमें HCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। सॉरी, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2। और इस मिश्रण को, इस मिक्सचर को इस क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हम इसे गर्म करते हैं। तो हमें H2O यानी कि वाटर वेपर्स और क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में प्राप्त होती है। अगर मैं इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, इसमें हम जो कैटलिस्ट लेते हैं CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, जब इसको 450 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होता है, तो इसमें से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर आती है और ये कन्वर्ट हो जाता है CuCl में, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड में। जो हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड है वो क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन सेकेंड स्टेप में जो ये हमारा क्यूप्रस क्लोराइड हमें मिला है, तो हम जो ऑक्सीजन प्रवाहित कराते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो फ्लो कराते हैं, ये क्यूप्रस क्लोराइड उस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है और यहाँ पर एक फ्यूज्ड सब्सटेंस बना लेता है। फ्यूज मतलब संघनित पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिसमें हमें मिलता है CuO.CuCl2, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड का मिश्रण हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो 4CuCl2 जो है वो O2 से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं CuO.CuOCl2। तो ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, इसका नाम होता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ये हमें प्राप्त होता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। देन थर्ड एंड लास्ट स्टेप में ये जो हमारा कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है, दैट इज़ CuO.CuCl2, ये हमारे द्वारा प्रवाहित करे गए HCl, यानी कि जो हमने HCl वहाँ पर यूज़ किया है, उससे रिएक्शन करता है और बनाता है CuCl2 + H2। तो इस तरह से हमें हमारा जो कैटलिस्ट है, जो प्रेरक है, वो वापस से मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये इन तीनों रिएक्शंस का मिक्सचर है। ये फाइनल रिएक्शन हमारी निकल के आती है। मतलब जो रासायनिक प्रक्रिया है वो ये है कि HCl जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है 450 डिग्री यानी 450 डिग्री सेल्सियस पर एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दैट इज़ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। और उसके अंदर के जो स्टेप्स हैं इस केमिकल रिएक्शन के होने के, वो यहाँ पर नीचे 3 स्टेप बताए गए हैं। कि सबसे पहले जो हमारा कैटलिस्ट है, जो प्रेरक है CuCl2, 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है Cl2 यानी क्लोरीन गैस में और क्यूप्रस क्लोराइड में। इसके बाद हम जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और बनाती है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ये एक मिश्रण, एक मिक्सचर के रूप में हमें प्राप्त होता है। देन इसके बाद इस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की अभिक्रिया होती है HCl, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, HCl से इसकी रिएक्शन होती है और हमें वापस से हमारा जो उत्प्रेरक हमने पहले स्टेप में यूज़ किया था वो हमें वापस से मिल जाता है और H2O गैस जो है वो फॉर्म होती है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का काम करते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। उनका कोई भी पार्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता और एज इट इज़ वो हमें रिएक्शन के लास्ट में, यानी कि अभिक्रिया के अंत में, हमें एज इट इज़ प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और यह है मेन रिएक्शन। तो अगर डीकेन विधि लिखने को आती है तो सबसे पहले
वहाँ पर आप प्रिंसिपल के रूप में यानी सिद्धांत के रूप में ये अभिक्रिया लिखेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे और 1-2 लाइन इसके बारे में लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में ये रिएक्शंस जो हैं एक्सप्लेन कर देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो क्यूप्रिक क्लोराइड है वो हीट होता है 450 डिग्री सेल्सियस पर और क्लोरीन गैस उसमें से बाहर आती है और क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। ये क्यूप्रस क्लोराइड जब हमारे द्वारा प्रवाहित करी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। देन ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लास्ट में HCl के साथ रिएक्शन करके बना लेता है CuCl2 एंड H2O, यानी कि हमारा कैटलिस्ट हमें एज इट इज़ मिल जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ऐसे बस आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है 1-1, 2-2 लाइन में। मैं इसलिए आपको थ्योरी नहीं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप बेटर तरीके से उसको लिख पाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि डायग्राम में क्या बनना है और किस तरह से आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है ऑक्सीडेशन और कैटलिस्ट चैम्बर, मतलब यहीं पर कैटलिस्ट हमने ये देख रहे हैं जो गोल गोल मिठाई नहीं है, ये कैटलिस्ट रखा हुआ है हमारा और यहीं पर ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले हम HCl और एयर का मतलब हमारे लिए ऑक्सीजन से, हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है ना HCl की, यहाँ पर देखिए। तो HCl और ऑक्सीजन इन दोनों को गर्म करके, हॉट एयर लिखा हुआ है, हॉट गैसेस लिखा हुआ है, तो इन दोनों को गर्म करके यहाँ से अंदर भेजा जाता है। इन दोनों के मिश्रण को भेजते हैं और साथ में गर्म गैसें जो हैं भेजी जाती हैं ताकि वो टेम्परेचर को 450 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकें। देन इसके बाद जैसे ये HCl और एयर यहाँ पर अंदर जाती है तो ये जो आप पत्थर देख रहे हुए हैं, ये जो आप गोल गोल जो रखे हुए हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ है कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट नहीं है प्योर, ये आपके प्यूमाइस स्टोन होते हैं, झावा पत्थर कहा जाता है, एक मटेरियल होता है प्यूमाइस स्टोन। इन्हें क्यूप्रिक क्लोराइड में कुछ देर भिगो के रख दिया जाता है। ये जो पत्थर होते हैं ये छिद्रदार होते हैं, यानी कि पोरस होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, उस क्यूप्रिक क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं और फिर उन पत्थरों को सुखा कर यहाँ पर रख दिया जाता है। तो उसके जो छिद्र होते हैं वहाँ पर जो क्यूप्रिक क्लोराइड उपस्थित है, बस उसी की उपस्थिति में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हमें हमारा जो Cl2 गैस है, जो क्लोरीन गैस है, वो प्राप्त हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि HCl गैस के रूप में हम अंदर भेज रहे हैं, तो पूरी की पूरी जितनी HCl हमने भेजी वो सारी की सारी तो परिवर्तित होती नहीं है, कुछ रेशियो है, उसका कुछ अनुपात है, वही जो है गैस में, क्लोरीन गैस में परिवर्तित होगा, कन्वर्ट होगा। तो जब क्लोरीन गैस बनती है, ऊपर उठती है, तो उसके साथ कुछ रूप में देखिए H2O भी बन रहा है। तो H2O जो है वो वाष्प के रूप में यानी वेपर्स के रूप में H2O भी फॉर्म होता है, Cl2 भी बनी और कुछ HCl गैस भी ऊपर यहाँ पर आगे पास हो जाती है। तो इस गैस को अब साफ़ करना है, हमें क्लोरीन गैस को साफ़ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर लगा होता है कूलर, तो यहाँ पर वाटर वेपर्स को, HCl गैस को और जो हमारी क्लोरीन गैस बनी है उसे ठंडा करता है। इसके बाद हम इसे पास करते हैं वॉशिंग टावर में। अब वॉशिंग टावर जिसको हम धावन कक्ष कहते हैं, यहाँ पर होगा क्या, ऊपर से इसमें पानी गिर रहा होता है, नीचे से जो गैसेस का मिक्सचर है, किसका किसका, क्लोरीन गैस का, वाटर वेपर्स जो ठंडी हो चुकी हैं थोड़ी, और HCl गैस, इनका जो मिक्सचर है ये जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो पानी इसमें नीचे आ रहा है। तो जो HCl गैस है वो पानी से अवशोषित कर ली जाती है, यानी कि पानी द्वारा क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वो HCl गैस पानी में एब्जॉर्ब होकर के क्या बना लेती है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेती है, जो कि नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। अब बची हमारी वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प और क्लोरीन गैस, तो वो यहाँ पर आगे भेज दी जाती है दूसरे टावर में। इसको कहा जाता है ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर का मतलब क्या है, सुखाने का काम करता है। तो जो ड्राइंग टावर है उसमें ऊपर से हम कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते हैं। बीच में क्वार्ट्स के क्रिस्टल हैं, हमारे पत्थर हैं, और गैस ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाती है। यहाँ पर पत्थर क्यों रखे जाते हैं, कारण है कि अगर हम पत्थर नहीं रखेंगे तो गैस तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करके बाहर निकल जाएगी, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो जो गैसेस हैं वो यहाँ धीरे धीरे पत्थरों से टकराती रहती हैं और ठंडी होती रहती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो अशुद्धि है ऊपर बढ़ेगी क्लोरीन गैस के साथ, तो H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, एक निर्जली कारक है, वो यहाँ पर मिश्रण में से वाटर वेपर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है और उसे नीचे ले जाता है।
अब बचा क्या, अब बची सिर्फ क्लोरीन गैस, और जो यहाँ से हमने एयर यहाँ पर एंटर कराई थी, थोड़ी सी एयर जो वायु है वो यहाँ पर क्लोरीन के साथ बाहर निकलती है। तो इस क्लोरीन गैस को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। बस होता क्या है कि जो क्लोरीन है इसके साथ साथ थोड़ी सी एयर भी इकट्ठा हो जाती है, जो कि इसको इम्प्योर बनाती है, नेचर में अशुद्ध बनाती है। इसी कारण इस विधि का उपयोग अब ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो ये हमारा डायग्राम है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कैटलिस्ट, ये प्यूमाइस स्टोन होते हैं, झावा पत्थर होते हैं, जिन्हें क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में उसके सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया जाता है। ये पत्थर जो होते हैं ये पोरस होते हैं, छिद्रदार होते हैं, तो क्यूप्रिक क्लोराइड को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम HCl और एयर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एयर का जो मिश्रण है उसे आगे प्रवाहित करते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर में या कैटलिटिक चैम्बर में, उत्प्रेरण कक्ष में, और साथ में प्रवाहित करी जाती हैं गर्म गैसें, हॉट गैसेस, जो टेम्परेचर को 450 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखती हैं। इतने टेम्परेचर पर ये जो HCl और एयर का मिक्सचर है ये क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करता है और बनाता है H2O और Cl2। ये H2O Cl2 गैस के फॉर्म में बनते हैं, यानी कि गैस के रूप में प्राप्त होते हैं हमें, और ऊपर की तरफ उठते हैं। जब ऊपर उठते हैं तो गैस जो है हमारी HCl वो भी क्लोरीन और जलवाष्प के साथ ऊपर की तरफ उठती है, और जो एयर है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह से हमारी जो क्लोरीन मिली है हमें वो अशुद्ध है। इसकी शुद्धि के लिए सबसे पहले हम इसे ठंडा करते हैं इस मिश्रण को, और इसे धावन कक्ष यानी वॉशिंग टावर से पास कराया जाता है। वॉशिंग टावर में H2O ऊपर से गिरता रहता है, जल ऊपर से गिरता रहता है, और इसमें जो हमारी HCl गैस है वो इसके साथ धुल करके अवशोषित हो जाती है और नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद बचे हुए मिश्रण जिसमें हमारी एयर है और क्लोरीन गैस और वाटर वेपर है, इनका मिश्रण आगे ड्राइंग टावर में यानी कि शुष्क कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें ऊपर से कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 गिरता रहता है। ये सांद्र H2SO4 इस मिश्रण में से जल को अवशोषित कर लेता है, और बचा हुआ मिश्रण जो कि है क्लोरीन और एयर का, इसे हम बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से प्राप्त जो क्लोरीन गैस होती है इसमें एयर यानी कि वायु की अशुद्धि होती है, और इसी वजह से जो डीकेन विधि है ये इतनी ज़्यादा अब उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो ये थी हमारी प्रोसेस डीकेन विधि। अब इसके बाद कुछ और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बचे हुए हैं जिसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आगे का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा। क्लास 10th का टॉपिक है, हम सब क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसी में सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती थी, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन के द्वारा कॉमन सॉल्ट से यानी कि हमारा जो रॉक सॉल्ट NaCl होता है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे। साथ में हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती थी। तो वो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका यूज़ हम यहाँ पर क्लोरीन गैस के निर्माण में यानी कि क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन में करते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूँ, ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है, और ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और बनता कैसे, कुछ नहीं, बीकर लेना है, बीकर में आपको क्या डालना है, NaCl डालना है, सोडियम क्लोराइड घर में जो नमक होता है वो डालना है, और साथ में इसमें डाल देना है वाटर यानी पानी, H2O डाल दिया। ये जो सॉल्यूशन मिलता है इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बीकर में जो NaCl और H2O का मिक्सचर लिया इसमें लगाने दो इलेक्ट्रोड्स, जो कि हमारे एनोड और कैथोड होते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को कैथोड कहते हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही उसमें करंट पास होगी तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी कि ब्राइन का विद्युत अपघटन। तो जैसे ही ब्राइन विलयन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो देखिए होता क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन में है क्या, NaCl है और H2O है, इन दोनों का मिश्रण होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaCl ब्रेक होता है Na+ में और Cl- में। H2O जो है वो ब्रेक होता है H+ में और OH- में। अब ये जो यहाँ पर Na+, Cl-, H+ और H- हमें मिला है, तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा यानी कि एनोड, उसे क्या करना चाहिए, जो नेगेटिव आयंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ कैथोड वो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि हमारे जो
कैथोड है वो धन आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और जो एनोड है वो ऋण आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम है और जो OH है, जो Na+ है और जो OH- है, ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ना जाकर एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आपस में जुड़ने पर जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक स्थायी ऊर्जा होती है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से ये दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में ना जाकर आपस में कंबाइंड हो जाते थे और NaOH बना लेते हैं। जो Cl- है वो जाएगा कहाँ पर? Cl- क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये चला जाता है एनोड पर। तो एनोड पर जाकर ये Cl- क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl बन जाता है और ऐसे दो Cl मिल करके क्या बना लेते हैं? Cl2 गैस। और वहीं पर कैथोड जो होता है उस पर कौन चला जाता है? तो जो H+ है, क्योंकि धन आयन है, कैथोड पर आकर्षित होता है। H+ क्या करता है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर ग्रहण करता है और हाइड्रोजन बनाता है और ऐसे दो हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इस तरह से इस विधि द्वारा हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और जो विलयन है वहाँ पर हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो विधि है इसमें दो तरह के सेल यानी कि दो तरह के हमारे उपकरण उपयोग होते हैं। एक है हमारा नेल्सन सेल, नाम याद रखेंगे, एक है नेल्सन सेल और दूसरा है हमारा साल्वे कैलेनर। तो ये दो सेल जो हैं इनके द्वारा, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा हम ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरीन गैस के। सबसे पहला हमने पढ़ा डीकेन विधि, देन इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यानी कि ब्राइन का विद्युत अपघटन। एक बार फिर से इस प्रोसेस को देख लीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ब्राइन विलयन बनाना है। ब्राइन विलयन क्या होता है? ब्राइन विलयन जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी कि जलीय विलयन होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो पदार्थ है वो अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, जो कि Na+, Cl-, H+, OH-। इसके बाद Na+ और OH- आपस में अभिक्रिया करके एक स्थायी और उपयोगी यौगिक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो Cl- है वो एनोड की तरफ आकर्षित होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl में परिवर्तित होता है और ऐसे दो क्लोरीन एटम मिलकर के क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। और जो H+ है वो कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम H+ वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है और ऐसे दो हाइड्रोजन जो हैं H2 गैस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हमें ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा NaOH, Cl2 और H2 ये प्राप्त होती हैं। इसमें से क्लोरीन गैस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सीख रहे हैं, तो उसको हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे के जो यौगिक बनाने हैं उसके लिए हम उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। तो पहली प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन जो है वो हरे पीले रंग की तीखे गंध की गैस है, यानी कि ये ग्रीनिश येलो होती है और पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि नाक में से इसकी वजह से चुभन उत्पन्न होती है। साथ में ये दम घोटने वाली गैस है। दम घोटने वाली गैस का मतलब है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है और इसकी वजह से गले, नाक और फेफड़े ये सब जो हैं इन पर ये पॉइजनस इफेक्ट डालती है, तो बहुत संभल करके इसका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा क्लोरीन गैस जो है वो जल में क्लोरीन जल बनाती है, यानी कि क्लोरीन गैस को जब हम वाटर में पास करते हैं तो ये क्लोरीन वाटर का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी कि बर्फ द्वारा ठंडा किया गया जो क्लोरीन जल है उसमें ये क्लोरीन वाटर ना बनाकर क्लोरीन .10H2O यानी क्लोरीन हाइड्रेट का निर्माण करती है, जो कि क्रिस्टल होता है। और फिर इसको अगर हम टेस्ट ट्यूब में यानी कि जो हमारी नली होती है परख नली उसमें बंद करके हल्का सा हीट कर दें तो हमें लिक्विड क्लोरीन यानी कि द्रवित क्लोरीन जो है वो प्राप्त हो जाती है। फिर जो द्रव क्लोरीन होती है, जो लिक्विड क्लोरीन होती है, उसका जो क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो
34.1 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 101.1 माइनस में 100.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अणुभार अगर हम बात करें Cl2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर वेट होगा वो 71 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो क्लोरीन का Cl2 का कितना हो जाएगा 71, और ये एयर से 2.4 टाइम्स क्या होती है, हैवी होती है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन की। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन, जो कि हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मतलब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो भी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज पढ़ाई गई हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो वो अपनी क्वेरीज जो हैं वो क्लास में सेंड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।